परिवारवादी लोग, एक पूरी पार्टी परिवारवादी। पहले सरकारें चलती थी अपने लिए, अपने परिवार के लिए। हमें गर्व है कि हम परिवार वाले हैं। परिवार वाले लोग कभी अपना झोला उठा के कभी परिवार को छोड़ करके नहीं जाएंगे। ये परिवारवादी वंशवादी लोग यही करते थे। कम से कम हमारे परिवारवाद को तो खत्म कर रहे हैं वो लोग। जो दो लड़कों की जोड़ी आई है, एक लड़का सत्ता में बैठ करके लखनऊ से दंगा करवा रहा था, ये दूसरा लड़का दिल्ली से दंगों का तमाशा देख रहा था। परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। इंडिया चाहता है आपका फेवरेट न्यूज शो है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था, दुश्मन बताया था। इसी मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं आज अपने इस खास कार्यक्रम में। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया जी हैं और सुप्रिया श्रीनेत हैं। लेकिन आप दोनों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, संजीव बालियान साहब पहले जुड़ गए हैं। संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री हैं। फर्स्ट फेज की पोलिंग आज खत्म हुई है। इनके इलाके में आज वोट पड़ा है। एक क्विक रिएक्शन संजीव बालियान से बात कर लेता हूं और फिर मैं आप दोनों के पास आके वंशवाद को लेकर इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। संजीव बालियान साहब, शुक्रिया, धन्यवाद। पहला फेज खत्म हुआ, 58 सीट निकल गई। पिछली बार 58 में से 53 थी। इस बार कहां खड़े हैं? माहौल तो ऐसा ही लग रहा है जैसा 2017 का था, और बाकी सीटें कितनी आएगी ये तो रिजल्ट डिसाइड करेगा। वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का पहले से बढ़ेगा जितना 2017 में मिला था आज। लेकिन आपके विरोधियों के खेमे में भी काफी लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही थी उनके इलाकों में। उन्हें वे जमीन पे कम रहते हैं ना, इसलिए हवा में ज्यादा रहते हैं, इसलिए देर में पता लगता है। हम जमीन पे रहते हैं, हमें जल्दी पता लग जाता है। मैं तो माहौल अच्छा है। मैं तो तस्वीरों की बात कर रहा हूँ संजीव भाई। जो तस्वीरें आई हैं दिन भर में हमारे रिपोर्टर्स ने भेजी हैं, मैं उन तस्वीरों को देख के कह रहा था। उन्होंने नहीं कहा ऐसा। ये हमारा तस्वीरों को देखने का तरीका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बहुत सी वोट होती हैं साइलेंट वोट। हमें जब भी पड़ती हैं, जो बिल्कुल चुपचाप आके वोट डालता है वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट डालता है। जो शोर मचाता है वो समाजवादी पार्टी और गठबंधन को वोट डालता है। लेकिन आप कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनाव किस मुद्दे पर हुआ, वोट किस मुद्दे पर पड़ा? मुजफ्फरनगर की दंगों को लेकर पड़ा, पलायन को लेकर पड़ा, या कोई और मुद्दा हावी रहा? हिजाब का मामला काफी गर्म था बीते 3-4 दिनों से। नहीं, हिजाब का मामला तो हमारे यहाँ कुछ गर्म था नहीं, मुझे तो ऐसा लगा नहीं। हमारे यहाँ जो वोट पड़ी हैं वो 2017 से 22 की प्रदेश सरकार की परफॉर्मेंस और साथ के साथ केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो काम हुए, एक तो मुद्दा वही रहा है, लॉ एंड ऑर्डर रहा है, नेशनल हाईवे काफ़ी बने हैं वो रहा है, बिजली की बहुत अच्छी रही है, ये विकास के कार्य रहे हैं। और साथ के साथ 12 से 17 का अखिलेश यादव का कार्यकाल भी हमने सबको याद दिलाया, तो वो भी एक फैक्टर है। कंपैरिजन हुआ दोनों के अंदर कि कौन बेहतर मुख्यमंत्री है, तो उसके ऊपर जनता ने वोट दिया है। और उस कंपैरिजन में तो ये भी देखने को मिला कि आपसे आपके इलाके के किसान नाराज रहे। संजीव बालियान साहब से बात नहीं कर रहे थे वो लोग इन 13-14 महीनों में। वो फैक्टर कुछ असर डालेगा? किसान थे बीजेपी के साथ, नहीं थे? देखिए, ये किसान किसी ने अपना ट्रेडमार्क ले लिया हो तो हम ये किसान का हम भी समझते हैं, हम भी किसान हैं, और जो हमें वोट डाल रहा है वो भी किसान है। ये आप किसान का पूरा एक तरफ किसी और को देना क्यों चाहते हो? वे देखिए क्या होता है, किसान में भी हर पार्टी में लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी सपोर्ट करते हैं, समाजवादी को भी करते हैं, लोकदल को भी करते हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। तो किसान हैं वो अलग अलग पार्टियों में हैं, तो हमारे साथ भी हैं। अगर हमारे साथ ना होते तो हमारी सरकार ना पहले बनती ना आगे बनेगी। तो किसानों का बहुत बड़ा तबका आज भी हमारे साथ है, पहले भी हमारे साथ था। संजीव किसान भाई, आंदोलन में बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। जब 17 में आपकी सरकार बनी तो आप लोगों ने
300-400 गुना ज्यादा सीटें पाई, मतलब आप 50-60 पे थे और बढ़ के आप 300 पार निकल गए। क्या ये करिश्मा अखिलेश यादव के साथ नहीं हो सकता? क्योंकि उनकी सभाओं में आज भी बहुत भीड़ दिखाई दी, उनका जो रोड शो करते हैं जिसमें वो अपनी बस में रथ में निकलते हैं। बिल्कुल नहीं होगा दोस्त, सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि क्या है कि अखिलेश का 12 से 17 का जो कार्यकाल था वो सब जनता देख रही है क्या था। सबको पता है ना कि अखिलेश नए नए किसान बने हैं, अभी तो बने हैं आंदोलन के दौरान। 12 से 17 में तो उन्हें किसान कभी याद ही नहीं आया, ना उन्हें किसान के लिए ऐसा कुछ किया जो उनकी उपलब्धि हो 12 से 17 के दौर। वो नाम भूले, जो उनका कुशासन था वो सबको याद है। तो वे ताजे किसान बने हैं, तो ऐसा नहीं कि लोग उनकी बातों में आ जाएंगे और उन्हें ज़्यादा बड़ा किसान हितैषी है वो मान लेंगे। आज लखीमपुर मामले में टेनी साहब के बेटे को जमानत दे दी कोर्ट ने। कितना बड़ा फैसला है ये? क्या आपको लगता है आने वाले 6 फेजेस में, क्योंकि लखीमपुर में चुनाव हुआ नहीं है, ब्राह्मण बेल्ट में भी चुनाव गया नहीं है, इसको कैसे देखते हैं आप? मैं इसको कैसे भी नहीं देखता, क्योंकि मुझे तो आपके द्वारा ही पता लगा। पूरा दिन मैं पोलिंग में था तो मुझे नहीं पता, और ये कोर्ट का मामला मैं इसे किसी उस तरह से नहीं देखता। लेकिन ये दबाव लगातार है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, प्रियंका गांधी ने कहा आज कि अपने मंत्री को बचाती है सरकार, जिसके बेटे ने गाड़ी से किसानों को रौंद दिया था। अब इसमें सरकार का तो मेरे विचार से रोल नहीं है, ये तो कोर्ट का रोल है। तो ट्वीट कोर्ट को करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, पर सरकार ने तो पर मंत्री तो सरकार के साथ है ना, मंत्री तो आपकी कैबिनेट में है, आपके साथ ही हैं। देखिए साहब, तो आप जज साहब से पूछिए, मैं क्या बता सकता हूँ जिन्होंने जमानत दी है। संजीव बालियान, आप इतने सीधे इंसान भी नहीं है, राजनीति में है। जी नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आपको लगता नहीं कि ये मामला बिस सैंडल हो गया? लखीमपुर की घटना की बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली में। नहीं, मुझे बताया ना कि मुझे अभी ना तो ज़्यादा इस बारे में जानकारी है, ना मुझे लगता है इसका कहीं कुछ होगा। ये कोर्ट का मामला और जो एक जेल में है उसका मामला है। कोर्ट ने उसे जमानत दी है, मुकदमा आगे चलेगा। वो कोर्ट और उनके जो मामला जुडिशियल है उसमें एक सांसद और एक केंद्रीय मंत्री क्या बोल रहे हैं आप खुद बताइए। नहीं, आप पर मुझे बड़ी अजीब से सवाल कर रहे थे। राजनीति में परसेप्शन का बहुत रोल नहीं होता है संजीव भाई। आपकी छवि साफ सुथरी दिखनी चाहिए, आप क्रिमिनल्स को बढ़ावा देते हुए नहीं दिखने चाहिए, सपोर्ट करते हुए नहीं दिखने चाहिए, ताकि जनता को बोल सके कि हमने इतने अच्छे काम किए। इसलिए पूछ रहा हूं मैं, ये परसेप्शन के लेवल पर डैमेज नहीं हुआ आपको या पार्टी को? नहीं, सबको पता है कि कोर्ट का मामला है, इसमें सरकार का कोई लेना नहीं। सरकार ने निष्पक्ष तरीके से जांच कराई थी, चार्जशीट गई थी, सबको पता है इस बात का। अच्छा, चलिए एक आखिरी सवाल पूछूंगा, फिर आपको जाने दूंगा। अब 2 मेहमान मेरा वेट कर रहे हैं। ये बता दीजिए, इस बार पहले फेज में 58 में से कितनी, नंबर बता के जाइए। सुमित भाई, ज्योतिषी नहीं हूँ, जनता बुरा मान जाएगी ज़्यादा बड़े बोल लूँगा तो कहेगी अच्छा सारे निर्णय तू ही ले रहा है। कितनी है? इतना कह सकता हूँ कि खबर बहुत अच्छी मेजोरिटी के साथ हम पश्चिम उत्तर प्रदेश को जीत के जाएंगे। अभी तक की जो खबर है मेरे पास संजीव भाई, उसमें और ये दावे के साथ कह रहा हूँ, उसमें वोटिंग कम हो गई है, 4-5% की कमी आई है, ऐसा लग रहा है। मैं तो भी मेरे डिस्ट्रिक्ट में शायद जो वोटिंग परसेंटेज है वो 65-66% रहा है, और शायद पहले भी इतना ही था अंदाजन। तो अगर मान लीजिए कम हुई है, क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है अभी तक की वो 64% थी पिछली बार, वो अब 58% के आसपास है, करीब 5 से 6% की गिरावट है। ये गिरावट कैसे देखते हैं आप इसको? आपका राजनीतिक ज्ञान क्या कहता है? नहीं, गिरावट नहीं है। आप अच्छा, मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप दोबारा एनालिसिस करें। 58% नहीं है, ये जितनी पिछली बार थी उससे 1-8% ऊपर नीचे वहीं पर ही है। तो ये इससे संतुष्ट है? अगर मान लीजिए 64 का 64 ही हो जाता है तो बीजेपी के लिए फायदेमंद है क्या ये? बहुत संतुष्ट हूँ। जितना जनता का आशीर्वाद आज भारतीय जनता पार्टी को मिला था उतना पर्याप्त है एक बहुत बेहतर, अच्छी और मजबूत सरकार बनाने के लिए। चलिए संजीव बालियान, शुक्रिया, धन्यवाद। यही उम्मीद थी आपसे, इसी तरह के जवाब देंगे आप, क्योंकि लाइव टीवी में आदमी ऐसे ही बोलता है। थैंक यू सो मच। पार्टी के प्रवक्ता है, केंद्रीय मंत्री हैं, पशुपालन राज्य मंत्री संजीव बालियान, बड़े जाट नेता है भारतीय जनता पार्टी के। इनके इलाके में चुनाव संपन्न हुआ है आज।
लेकिन अभी चुनाव पूरी तरीके से संपन्न नहीं हुआ। चुनाव तो अब गर्म होना शुरू हुआ है। अब बात करेंगे उस मामले की जिसको लेकर कल प्रधानमंत्री ने, या कल कहें या बीते 2-3 दिनों से प्रधानमंत्री लगातार अपने अपने भाषणों में हमला कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर और समाजवादी पार्टी पर। वंशवाद का मामला, परिवारवाद का मामला। पहला सवाल इस पूरे घटना को लेकर यह उठता है कि क्या विपक्षी दल मानेंगे कि वंशवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा? अगर परिवारवाद है तो वो क्या सिर्फ विपक्षी पार्टियों में ही है, बीजेपी में नहीं है क्या? क्या पार्टी अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष बने तभी परिवारवाद माना जाएगा, या सांसद का बेटा सांसद की कुर्सी पर आके बैठना चाहे तो क्या वो परिवारवाद नहीं है? क्या मंत्री का बेटा मंत्री बन जाए तो क्या उसको वंशवाद या परिवारवाद नहीं माना जाना चाहिए? सवाल यह भी है कि बीजेपी परिवारवाद का तो विरोध करती है, तो फिर जरूरत पड़ने पर घनघोर परिवारवादियों से गठजोड़ क्यों कर लेती है? इन तमाम बड़े सवालों के जवाब तलाशेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। आपके धैर्य के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस की प्रवक्ता, गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरा पहला सवाल सीधे तौर पर सुप्रिया आप ही से है, और वो यही जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है परिवारवाद, क्योंकि बेटा जैसा भी हो उसको स्वीकार करना पड़ता है। धन्यवाद शो पर बुलाने के लिए। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, आपका डायरेक्ट सवाल आंसर करने से पहले दो बातें बोलना चाहती हूँ। कल 70 मिनट का एक इंटरव्यू, उसके एक दिन पहले 1.5 घंटा, उसके एक दिन पहले 1.5 घंटा मोदी जी लगातार बोल रहे हैं, और चुनावी रैलियां जो 24 घंटे कवर हो रही हैं वो अलग बात है, लगातार बोल रहे हैं। मोदी जी के पास कुछ नया बोलने को है ही नहीं, लेकिन क्योंकि आपने विशेष तौर से मुझे बताया गया था कि उनके कल के एएनआई इंटरव्यू पे हम ये चर्चा करना चाह रहे हैं। इस सदी का सबसे बड़ा मजाक मोदी जी ने एएनआई के अपने पहले जवाब में दिया, जब कोट उनकोट उन्होंने कहा, मेरी कोशिश रहती है मैं मर्यादाओं का पालन करूं। आप कौन सी मर्यादा का पालन करते हैं? चाहे वो सदन हो, चाहे वो चुनाव से ठीक पहले 70 मिनट का एक इंटरव्यू सारे देश को दिखाना हो, आप कौन सी मर्यादा का पालन करते हैं? चाहे चुनी हुई सरकारें गिराना हो, चाहे आपके शब्दों का चयन हो सदन में, मर्यादाओं से आपका दूर दूर तक नाता नहीं है, क्योंकि मर्यादाओं पर तो आपसे सवाल पूछा ही नहीं गया। आपसे तो यह पूछा ही नहीं गया कि अजय मिश्र टेनी मंत्री क्यों बने हुए हैं। सवाल पूछने वाले ने पूछा, अजय मिश्रा is a very important person for the BJP. No madam, he is not an important person for the BJP. वो भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री है, जिसके लड़के को आज बेल मिली है नरसंहार के मुख्य अभियुक्त को। मोदी जी ने कहा मामला कोर्ट में चल रहा है, मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अरे साहब, नैतिकता और मर्यादा का क्या हुआ? मर्यादा का पहला दुहाई दी थी। दूसरा बड़ा मजाक मोदी जी ने किया, किसानों को मैं अपने दिल में ली हूं। किस लिए? रौंदवाने के लिए, गाड़ियां चलवाने के लिए। तीसरा बड़ा मजाक, और ये मैं जरूर बोलना चाहती हूं, पराजय में हम आशा खोज लेते हैं। यहां तो सच बोला। आशा क्या? जहां बहुमत ना मिले वहां ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को भेज दो, पैसा लगा दो, खरीद फरोख्त शुरू करो, चुनी हुई सरकारों को गिराओ, किसी भी कीमत पर बहुमत हासिल कर लो अगर जनता ने नहीं आपको जनमत दिया। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। चौथा बड़ा सवाल तो और भी बड़ी बात, मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए सुप्रिया जी। मैं दे रही हूं। हम हेडलाइन के भरोसे, अरे भाई दे रही हूँ, प्रधानमंत्री के इंटरव्यू है, हमारे भी प्रधानमंत्री बोलने दीजिए, 2 सेकंड बोलने दीजिए, फिर देती हूँ आपकी सवाल। उन्होंने कहा हम हेडलाइन के भरोसे सरकार नहीं चलाते। अरे साहब, आप सिर्फ हेडलाइन के भरोसे ही तो बने हुए हैं सुर्खियों में। आपका काम है कैमरा किस फ्रेम पर है, मेरा टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा है, आम कैसे खा रहे हैं, टॉनिक कैसे पी रहे हैं। इन्हीं सवालों का तो जवाब आप देते हैं, क्योंकि जो सवाल आपसे ना महंगाई पे पूछा गया, ना बेरोजगारी पर पूछा गया, सवाल आपसे 700 किसानों की शहादत पर नहीं पूछा गया, सवाल आपसे नैतिकता पर नहीं पूछा गया, तो आप जवाब क्या देंगे? जवाब अब आपके मैं सवाल का दे देती हूं। आपने कहा वंशवाद। अरे प्रधानमंत्री जी, आप परिवारवाद की बात करते हैं, उसी में प्रजातंत्र भी है। आपने जितने लोगों के ऊपर उंगलियां उठाई उनको चुनकर जनता ने भेजा है, और आखिरी बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव कब और कहां हुआ था ये बता दीजिए। एक लंबी फहरिस्त है मेरे पास, कहिए तो पढ़ना शुरू करूं। नहीं, गौरव भाटिया को सुनते हैं कि आप जब बोल रही थी गौरव ने बिल्कुल नहीं टोका। सनी देओल, ठीक है, राजनाथ सिंह के लड़के, मैं लेट दिस, मैं बोल रही हूं, आप तो मुझे खत्म कर लीजिए। सुप्रिया राज मिश्रा के लड़के, सुप्रिया जी बिल्कुल है। हमारे यहाँ से
जिन लोगों लेट को आप ले लेट गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड टू दिस, क्योंकि आपने पांच सुमित जी, छह अब आपने बहुत सवाल सारे पूछा था, उसका बहुत जवाब सारे चीजें आपने इकट्ठी बोल दी जो आप पिछले 24 घंटे मैं से तो शायद जो मन के अंदर सवाल रखी का हुई जवाब आपने थी। मांगा वो ठीक दे रही है, हूं। मेरे सवाल का जवाब आपने बस 20 सेकंड का दिया, ठीक है। लेट्स ओपन द डिबेट। गौरव भाटिया, दो बातें मैं निचोड़ बता रहा हूं, मर्यादाहीन बातें की प्राइम मिनिस्टर ने, उन पे एलिगेशन लगा रही हैं सुप्रिया श्रीनेत, और दूसरी बात वो ये कह रही हैं कि बीजेपी में भी तो परिवारवाद है। सुमित जी, देखिए, सबसे पहले तो बड़े ध्यान से मैंने सुना, और कांग्रेस का प्रवक्ता और राहुल गांधी और इनके नेता जितना ज़्यादा बोले उतना हमारे लिए ठीक रहता है, क्योंकि अपने ही वोट कम कर लेते हैं। इन्होंने पिछले 3 दिन का जिक्र किया और मैं बताता हूं इनको दर्द क्या है। जब कोविड के मुश्किल समय में भारत ने स्वदेशी 2 टीके बनाए थे ना, तो कांग्रेस पार्टी थी सुमित जी जो कह रही थी ये टीका खतरनाक है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, कभी सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने अपील नहीं करी, तो प्रधानमंत्री जी ने भी 3 टीके लगाए इनको। 2 टीके 7 और 8 को लगे, कम समय में लगे, और एक बूस्टर शॉट कर लगा, तो उसका दर्द आज दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस पार्टी कभी मर्यादा की बात ना किया करे, और मैं बताता हूं क्यों। संसद के पटल पर 51 साल का अपरिपक्व बालक आंख मारता है। आप बताइए, लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पे आंख मारना कौन सी मर्यादा दिखाता है? मैं ये भी कहना चाहता हूं, खून की दलाली, मौत का सौदागर, प्रधानमंत्री जी को सरेंडर मोदी कह देना, कोविड को मोविड बुला देना, इंडियन स्ट्रेन बुला देना, कोविड के नए वेरिएंट को, ये मर्यादा दिखाता है क्या? इसलिए मर्यादा की बात ये लोग ना करें। लेकिन जो आज का विषय अब आपने कहा है, वंशवाद पे हम लोग आते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो बात उठाई है वो पूरा देश कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां वंशवाद ही वंशवाद है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि घोड़ा खाए घास और गधा खाए च्यवनप्राश। आप याद करिए कपिल सिब्बल क्या कह रहे थे, यही बात तो वो कह रहे थे। और ये तथ्य है, ये तथ्य रख देता हूं, जनता तय कर लेगी, बड़ी समझदार है जी। 55 साल में सत्ता में रहे ये कांग्रेस पार्टी वाले, 38 साल परिवार का पीएम रहा प्रधानमंत्री, और 10 साल मनमोहन सिंह जी भी डमी पीएम कहलाते थे, तो वो हो गया 48 साल। भारत की जनता ने हमें 2 मौके दिए प्रधानमंत्री देने के। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, और दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद मिला है। एक परिवार से नहीं आते हैं, अध्यक्ष पे आ जाते हैं। 23 साल से ये लोग अपनी पार्टी का अध्यक्ष केवल गांधी परिवार से ढूंढते हैं, और इन 23 साल में हमारी पार्टी ने 8 से 9 अध्यक्ष देखे, ये एक परिवार के नहीं है। और दुख किस बात का है, वंशवाद जब होता है तो क्या होता है मैं बता दूं। गौरव भाई, वंशवाद जब होता है ना, तो गौरव भाई, सरदार पटेल जी जैसा जो व्यक्तित्व है, मेरा जिसको हम आपसे ही लोग आपसे ही सवाल है, जो बात सुप्रिया जी ने भी कही कि आपने आज तक अपने पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव नहीं कराया, सर्वसम्मति से हुआ। कांग्रेस के पास कम से कम कहने के लिए है कि चुनाव होते हैं। सीताराम केसरी बनाम पायलट साहब, उसके बाद सोनिया गांधी बनाम जितेंद्र प्रसाद जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये बीजेपी में क्यों नहीं होते हैं चुनाव अध्यक्ष चुनने के लिए? सुमित जी, आपने मेरी बात को टोक दिया, और आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए मैं रुक गया था। लेकिन मैं अपनी बात पूरी करके आपके सवाल का उत्तर भी दे दूंगा। ये कहना गलत है कि चुनाव नहीं होते। हमारी पार्टी का संविधान देख लें, क्या प्रक्रिया है, और उसके बाद जो तथ्य मैंने रखे हैं, एक परिवार से कभी कोई अध्यक्ष नहीं बना, 2 प्रधानमंत्री बने, एक परिवार से नहीं बने, इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जब वंशवाद होता है तो क्या होता है, सबसे पहले जो मेरिट, जो प्रतिभा होती है, उसका गला घोट दिया जाता है। होता यह है कि सरदार पटेल से ज्यादा बड़ा कौन शख्सियत है भारत में, आप बताइए। 1991 में उनको भारत रत्न दिया जाता है, उनके स्वर्गवास के 41 साल बाद, और राजीव गांधी को भी 1991 में ही दिया जाता है। आप बताइए क्या यह उचित था? इंदिरा गांधी खुद को भारत रत्न दे देती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद को भारत रत्न देते हैं। मतलब गांधी परिवार का बच्चा पैदा हुआ तो 2 चीजें पक्की हैं, एक वो अध्यक्ष बनेगा कांग्रेस पार्टी का, दूसरा भारत रत्न उसको दिया जाएगा। दूसरा मैं एक बड़ा उदाहरण देता हूं। आप याद करिए, यूपीए का समय था, आप एयरपोर्ट पे जाते होंगे सुमित जी, एक बोर्ड लगा होता था, किसकी फ्रिस्किंग नहीं होगी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी और कई उसमें डिग्निटरीज थे।
केवल एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम लिखा होता था कि इसकी नहीं होगी। वो मालूम है कौन था? वो देश पे जमाई जो थोपा गया था, रॉबर्ट वाड्रा। ये वंशवाद और वीवीआईपी कल्चर है और इसके खिलाफ प्रधानमंत्री जी बोले हैं। अगर देश को आगे बढ़ना है तो विपक्ष को मजबूत होना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी आज वो पार्टी है जिसको वंशवाद के दीमक ने चाट के खोखला कर दिया। सुप्रिया श्रीनेत बोलना चाह रही। सुप्रिया, गंभीर एलिगेशन लगा रहे हैं गौरव भाटिया, किस तरीके से अपने आप को, खुद को भारत रत्न देना, अपनी पार्टी को, एक ही परिवार को बढ़ावा देना। कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो गांधी परिवार में तो वो अध्यक्ष ही बनेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? सुमित जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि जब मैंने अपने ओपनिंग वक्तव्य में बोला था तो मैंने किसी भी असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं किया था मोदी जी के लिए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जब इस व्यक्ति ने बोला तो इन्होंने मेरे नेता को 51 साल का अपरिपक्व बालक बताया, जिसको आपने नहीं टोका। तो अब मैं आशा करती हूं कि जब मैं मोदी जी को या तो मैं झांसाराम या फेंकू या उनके फेंकने पर चर्चा करूंगी तो आप में से किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाषा की मर्यादा बनाना सिर्फ मेरा काम नहीं, भाजपा का भी काम है। और अगर मेरे नेता को कुछ कहोगे तो फेंकू और झांसाराम के बारे में भी सुनोगे, जो 3 दिन से फेंक रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। ये कुछ कोविड के बारे में बात कर रहे थे। मोदी जी ने भी अपने इस इंटरव्यू में कोविड के बारे में बात करी, फिर आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब दूंगी। इतनी हंसी आई मुझे पढ़कर और सुनकर वो इंटरव्यू। वो कहते हैं कोविड जो है वो बहुरूपिया है, बोल बदल के आता रहता है, रूप बदल के। अरे साहब, तो मास्क काहे नहीं लगाते हैं? क्योंकि फोटो खराब हो जाएगी, कोई पहचान नहीं पाएगा, तो सारी दुनिया मास्क लगाएगी फोटो में। मोदी जी बिना मास्क के आते हैं, ये कोविड पर प्रचार कर रहे हैं। कोविड पर आप बोलने के हकदार नहीं है, क्योंकि जब सैकड़ों लाखों लोग इस देश के चिलचिलाती धूप में पैरों फटके छाले पड़ के पैदल चल रहे थे, तो आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा था एक आदमी पैदल नहीं है, एक श्रमिक मजदूर पैदल नहीं है। आपकी हिम्मत है बात करने की कोविड पर? जब कोविड आया था तो आप नमस्ते ट्रंप करा रहे थे। आपने पार्लियामेंट का सेशन कराया गिरी हुई मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए। कोविड पर मुंह मत खोलिएगा आप। अब आते हैं आपका जो शब्द है उस पर। राहुल गांधी ने क्या बातें करी पार्लियामेंट में, और ये मेरा कहना नहीं है, ये बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। उन्होंने इनकम इनइक्वालिटी पे बोला, अमीरों और गरीबों की बढ़ती हुई खाई पर बोला, उन्होंने बेरोजगारी पर बोला, उन्होंने महंगाई पर बोला, उन्होंने इकोनॉमी पे बोला, उन्होंने किसानों पे बोला। इन्होंने क्या बोला? नेहरू कांग्रेस, नेहरू कांग्रेस, कांग्रेस राहुल गांधी। अच्छी बात है, ये खौफ अच्छा है, ये डर अच्छा है, लेकिन इस देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इस देश ने चुना आपको इसलिए कि आप रोजगार बनाइए। आपने क्या कहा था? 2 करोड़ रोजगार बनाऊंगा। अब आप क्या कह रहे हैं? 60 लाख बनाऊंगा 5 सालों में। तो 2 करोड़ से गिरकर खजूर के पेड़ पर अटके 12 लाख बनाएंगे। अब आकर कह रहे हैं गौरव, लोगों की नौकरियां आप खा गए। गौरव, ये 84% जनता की सुप्रिया जो बात कह रही है, 1 मिनट सुप्रिया जी आप जो बात कह रही हैं, सुप्रिया जी आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक छेड़ा है। लेट हिम रिस्पॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट है, रोजगार का मामला। क्या गौरव भाटिया जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सरकार के पास रोजगार के मामले पर बताने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए आपने इस तरह के पर्सनल अटैक किए जो सुप्रिया श्रीनेत इशारा कर रही हैं? या आपके पास आंकड़े हैं तो दीजिए, आज सुप्रिया श्रीनेत जी को सामने रखिए। आज मैं बिल्कुल दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैंने अपरिपक्व शब्द का इस्तेमाल किया, इन्होंने कहा असंसदीय है। मैं केवल सुमित जी आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो व्यक्ति 3 बार सांसद रहा हो, विदेशी धरती पे जाए और उससे वंशवाद पे सवाल पूछा जाए तो वो कहता है बर्कली में कि वंशवाद भारत की परंपरा है। मैं समझता हूं जितने हमारे यहाँ नागरिक हैं जो अपनी मेहनत ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं, उनका ये अपमान है। दूसरा, इन्होंने कहा झांसाराम कहूंगी। मत कहिएगा झांसाराम, क्योंकि झांसाराम जब आप कहेंगी तो इंदिरा गांधी की याद आ जाएगी, राजीव गांधी की याद आएगी, सोनिया गांधी की याद आएगी। क्यों आएगी मैं बताता हूं सुमित जी। 1967-68 में इंदिरा गांधी का नारा था गरीबी हटाओ, और अभी 2019 के चुनाव में ये कह रहे थे न्याय होगा। इनका मैनिफेस्टो देख लीजिएगा, तो भी कह रहे थे गरीबी हटाओ। अरे गरीबी किसी ने हटाई है तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने। मतलब ये खुद कबूल रहे हैं कि ये सत्ता में 55 साल रहे, लेकिन गरीबी इनसे नहीं हटी, मोदी जी ने 7 साल में करके दिखाया। तीसरी बात कोविड पे हुई। सुमित जी, बड़ी गंभीरता से ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये पूरे देश की जनता पूछ रही है। क्या ये सत्य नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने 171 करोड़ टीके, सुरक्षा कवच नागरिकों को दिए हैं, और इन्होंने कहा कोवैक्सीन सुरक्षित नहीं है, जो मोदी जी ने खुद लगाया क्योंकि वैक्सीन हेजिटेंसी ना हो।
ये सवाल जनता पूछ रही है कि 2 साल में, और ये सुप्रिया जी यहाँ बैठी हैं, बहुत अच्छी प्रवक्ता है, बताएं रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी कोविड के मुश्किल समय में सोनिया गांधी जी कितनी बार गई हैं? प्रधानमंत्री जी तो पिछले 2 साल में प्रधानमंत्री का जो कार्य है वो भी कर रहे हो, 10 बार होके आए हैं। और अब मैं आता हूं, आपने कहा कि आंकड़े जो है आप रोजगार पे नहीं देते हैं, तो आपने शायद सदन में सुना नहीं सुमित जी, मैं क्या आंकड़े दूंगा। प्रधानमंत्री जी महंगाई और रोजगार दोनों पे बोले हैं और सदन पे ही बोले हैं, लेकिन ये बात अलग है कि राहुल गांधी उस वक्त संसद में नहीं थे और कांग्रेस पार्टी ने बाद में बॉयकॉट कर दिया था। ये आंकड़े हैं। ईपीएफओ डेटा जो लेटेस्ट आया 2021 साल का, तो इससे रिलायबल कोई डेटा सुमित जी नहीं होता है। 1 करोड़ 20 लाख नई नौकरियां ये लगी हैं फॉर्मल सेक्टर में केवल, ये प्रधानमंत्री जी ने बताया था, मैं बात दोहरा रहा हूं। दूसरी बात, मुद्रा योजना जो हमने चालू करी ना, रोजगार के अवसर 33 करोड़ लोन का वितरण किया गया है। क्या 17 लाख करोड़ रुपए जो इसमें लोन दिए गए हैं, इससे कोई रोजगार का अवसर पैदा नहीं हुआ है क्या? और सबसे बड़ी बात है, मैं बताऊं, स्टार्टअप 2014 तक केवल 500 थे और ये बढ़ के 60,000 हो गए 7 साल में। 500 2014 तक, उसके बाद 60,000। ये आंकड़े हैं, इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। देश की जनता आपका चैनल देखती है, बिल्कुल, सबसे अच्छा चैनल है। मैंने आंकड़ों से अपनी बात रखी, इसीलिए यहाँ हो हल्ला करने नहीं आया। मैं रोजगार की बात आपने जवाब दिया, आई होप कि सुप्रिया इसका काउंटर करेगी। लेकिन एक बात मुझे बताइए गौरव, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कमिंग बैक टू द टॉपिक परिवारवाद, जो लोग कांग्रेस के अंदर परिवारवाद के चेहरे रहे हैं, उनको क्यों भारतीय जनता पार्टी अपने साथ इंक्लूड करती है? रिसेंटली एग्जाम्पल के लिए आरपीएन सिंह साहब, ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, जितिन प्रसाद जी, और अगर थोड़ा और पीछे जाऊं तो मेनका गांधी, वरुण गांधी, ये लोग, ये सब तो परिवारवाद की एग्जाम्पल है ना। फिर ये बीजेपी के अंदर क्यों अकोमोडेट हो जाते हैं अगर ये इतने ही बुरे लोग हैं तो? सुमित जी देखिए, मुझे ऐसा लगा कि आप मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं मैं प्रधानमंत्री जी की बात को दोबारा दोहराऊं। कल जो वक्तव्य उन्होंने दिया है उसी बात को आगे रखता हूं, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों, आरपीएन सिंह जी हों। कोई परिवार से एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मम्मी हटेंगी तो बेटा अध्यक्ष बनेगा, बेटा रिजाइन करेगा, मम्मी से पूछ के मम्मी मैं रिजाइन कर रहा हूं, तो मम्मी आ जाएंगी, कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएंगी। ये मम्मी, बेटा, पोता, दादा, नाना, नानी, इस पे हमने आपत्ति दर्ज करी और सर्वोच्च नेतृत्व की बात करी कि आप संगठन को, पार्टी को अपना परिवार समझ लेते हैं, आप उसको संगठन नहीं समझते हैं। ये नहीं हुआ कि प्रियंका वाड्रा गांधी राजनीति में आई तो पहले कार्यकर्ता बनी, उसके बाद वो कार्यकारिणी सदस्य बनी, फिर उसके बाद वो प्रदेश की सचिव बनी, वो सीधा राष्ट्रीय महासचिव बन गई। सुप्रिया जी, इस बात पे हम लोग उठा रहे हैं। ये बात जो बार बार कही जा रही है, क्या लगता नहीं कि कांग्रेस के लिए डैमेजिंग है बहुत? वंशवाद, परिवारवाद, गांधी परिवार का सीधे सर्वोच्च स्थान तक चले जाना। मैं इस सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन मुझे लगा क्योंकि इकोनॉमी और जॉब्स की बात हो रही थी, जरूरी बात है रोजगार पर, क्योंकि जिन महिला ने इंटरव्यू किया उन्होंने रोजगार पर एक भी सवाल नहीं पूछा। 58 सेकंड बचे थे तो उन्होंने कहा रोजगार और बेरोजगारी पर भी कुछ बोल दीजिए। तो मैं 2 मिनट के लिए वो बोलना चाहती हूं, उसके बाद मैं आपके डायरेक्ट सवाल का जरूर जवाब दूंगी। 94 करोड़ लोग इस देश में वर्किंग एज पॉपुलेशन में हैं, जिनमें से 52 करोड़ के पास रोजगार नहीं है इस देश में, और इस देश की मीडियन एज 28 साल है। मतलब 50% आबादी 28 साल से नीचे की है। हमारे देश में हर साल 47 लाख से ज्यादा लोग इस समय वर्कफोर्स में आ रहे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है। नया जुमला है 12 लाख नौकरी बनाऊंगा अगले 5 साल में। 2 करोड़ से जुमला गिरकर अब ये हो गया है। तो इन 47 लाख लोगों का क्या होगा ये बता दें। ईपीएफओ की दलील देते हैं इकोनॉमी की जीरो समझ है। ईपीएफओ का रूल है अगर आपके 19 एम्प्लॉइज हैं तो आपको ईपीएफओ में रजिस्टर नहीं करना है, लेकिन अगर आपका बढ़ के 20 हो गया तो आपको ईपीएफओ में तुरंत रजिस्टर करना है। तो ये नई नौकरियां नहीं है, इसमें से कुछ नहीं बनी है। रियलिटी ये है कि 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी की सीमा रेखा से निकाला, 23 करोड़ को आपने वापस सीमा रेखा के नीचे ढकेल दिया, जिसमें से 4.5 करोड़ से ज्यादा एब्जेक्ट एक्सट्रीम पॉवर्टी का शिकार हुए। क्या कहिएगा आप इस बारे में? क्या कहिएगा जब देश के सबसे गरीब 15 करोड़ परिवारों की आय आधी हो गई
तो सबसे अमीर लोगों की आय 40 गुना हो गई, 40 गुना बढ़ी। 23 लाख करोड़ से 53 लाख करोड़ मात्र 142 लोगों की आय हुई। किस तरह की बातें करते हैं ये लोग। इनको ना इकोनॉमी का ज्ञान है, ना जॉब्स का ज्ञान है, ना लोगों की परवाह है, सिर्फ पूंजीपतियों की बात करते हैं। अब आपका मैं डायरेक्ट सवाल का जवाब देती हूं, क्योंकि तथ्यों से बात करना इनके, तथ्यों से इनकी बात होती नहीं है। इनको ना ईपीएफओ पता है, ना इकोनॉमी पता है। आपने वंशवाद की बात कही। कांग्रेस पार्टी का नेता कौन होगा, हम किसके नाम पर वोट मांगेंगे, हमारा अध्यक्ष कौन होगा, इसका चुनाव तो हम ही करेंगे। ना सुमित जी कर सकते हैं, ना गौरव जी कर सकते हैं, ना टीवी के पोल वाले कर सकते हैं। इसका अधिकार करने का, जो फैसले का अधिकार है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास है। और जब मैं अपने गृह क्षेत्र महाराजगंज में, जहां से मैं आज सवेरे वापस आई हूं, वहां जाती हूं और वहां पर 100 में से 100 लोग कहते हैं मेरे नेता राहुल गांधी, तो मैं यहाँ पे आके क्यों जबरदस्ती जमा खर्च करूं। और आप कुछ बात कह रहे थे, तो इसका मतलब हमारे लोगों को सुप्रिया जी, इसका मतलब कांग्रेस के अंदर जब लोग बाग ज्वाइन करते हैं तो ये मान के चलें कि वो अध्यक्ष कभी नहीं बनेंगे, वो सांसद बन जाएं, विधायक बन जाएं, एमएलसी बन जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नहीं, तो ये आप ही ने तो कहा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी। मैं बता रही हूं, अब तो सुन लीजिए ना, मेरी बात भी तो सुन लीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी तो मैंने राहुल गांधी को अपना लीडर मान के कांग्रेस ज्वाइन करी, उनकी आइडियोलॉजी में ज्वाइन करी और मुझे बढ़ने का मौका मिला, जैसे हजारों लाखों लोगों को मिलता है। मैं एक बात आपको और बताना चाहती हूँ, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे आरपीएन सिंह जी हो, चाहे अमरिंदर सिंह जी हो, चाहे जितिन प्रसाद जी हो, जिनको आपने गले से लगाया प्रभु, वो सब डायनास्टी, आप ही लोग कहते थे डायनास्ट है। आपके अपनों की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, चाहे पीयूष गोयल हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, पूनम महाजन हो, जयंत सिन्हा हो, कलराज मिश्रा के लड़के हो, कल्याण सिंह के लड़के, उनके पोते दोनों हो, चाहे राजनाथ सिंह के लड़के हो, मतलब बड़ी लंबी लिस्ट है, पंकजा मुंडे हो, उनकी बहन हो, कोई पर इसमें एक चीज है सुप्रिया जी, इसमें ये चीज है कि बीजेपी में ये नेता पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं, कांग्रेस में नेता अध्यक्ष नहीं बन सकते, क्योंकि वो गांधी सरनेम उनके पीछे नहीं लगा है। बीजेपी के तमाम अध्यक्षों को आप देख लीजिए, बीते 40-50 साल का इनका इतिहास, तो ऐसा कहां है? एक भी एग्जांपल बता दीजिए कि ये अध्यक्ष रहा, उसके बाद उसका बेटा बन गया। तो सुमित जी, वही तो मैं कह रही हूं। सुमित जी, बड़ी अच्छी बात आप कर रहे हैं। कांग्रेस में अध्यक्ष कौन होगा उसका फैसला हम करेंगे या सुमित अवस्थी और गौरव भाटिया करेंगे? वो फैसला सुप्रिया श्रीत और हमारे जैसे करोड़ों आपको पसंद है ना, ठीक है। सी बात है, गौरव, आपका एडिटर कौन होगा या आपका मैनेजमेंट गौरव फैसला करेगा, तो ये इनको पसंद है, इसमें आपको क्या आपत्ति है? मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो परिवारवाद, एक मिनट नहीं सुमित जी, जिस परिवारवाद की आप बात कर रहे हैं उसको प्रजातंत्र ने चुन चुन कर बार बार भेजा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? गौरव भाटिया, आपके यहाँ कौन सा चुनाव होता है जरा दिखाइए, किसका चुनाव है? बंगारू लक्ष्मण जो घूस लेते हुए पकड़े गए थे, बाद में गौरव भाटिया को जवाब, वही बंगारू गौरव जवाब दीजिए, या अमित शाह जो रबड़ स्टैंप जेपी नड्डा को चलिए अब मैं बोल लूं, देखिए इतनी मर्यादा बनी रहनी चाहिए। हाँ, अच्छा खासा डिबेट चल रहा है तो भी कोई बात नहीं। हाँ चलिए गौरव प्लीज, थैंक यू। सुमित जी, देखिए अक्सर ये होता है कि अगर आपके तथ्य मजबूत हो, तर्क अच्छा हो, तो ज्यादा देर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं, आपने कहा कि आपको क्या आपत्ति, मैं आपको सच बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता दिल से चाहता है कि राहुल गांधी बने रहे। सच बता रहा हूं। इससे क्या हुआ सुमित जी, बीच में बोल रही हैं मैडम, शायद कुछ कहना चाह रही थी, कुछ हुआ क्या? नहीं, मैंने भी नहीं सुना, बात तो रख सकता हूं, मैं भी नहीं सुना, आप बोलिए ना, कंप्लीट करिए। नाराज हो गए? हाँ जी, नहीं कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूं सुमित जी कि दिल से हर कोई चाहता है भारतीय जनता पार्टी में राहुल गांधी अध्यक्ष बने रहे, अगले 20, 30, 40, 50 साल बने रहे, क्योंकि ये सुनिश्चित करेगा कि कैसे किसी समय में जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो 50 पे आई, आगे चल के वो 30 पे आएगी, वो 20 पे आएगी, एक दिन 2 और 3 और 0 खत्म होगी। और देखिए, आप सबसे बड़ी बात क्या है कि ये वो पार्टी है, मैं देखिए आपको उदाहरण दे रहा हूं, ये गोवा का इनका स्टार कैंपेनर की लिस्ट है मेरे हाथ में, अभी कुछ ही दिन पहले जारी हुई। सुमित जी, 1 पे है सोनिया गांधी जी, 2 पे है राहुल गांधी जी, 3 पे है प्रियंका गांधी वाड्रा, और इनके नीचे कौन लोग हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे, पी चिदम्बरम, पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री। मतलब जब गांधी परिवार का सदस्य आएगा तो कुर्सी छोड़ो, उनको बैठाओ और खुद आगे बढ़ो, ये इनकी सोच है। अब तथ्यों पे कुछ बात करते हैं, ये तो बोल रहे हैं ना कि हमारी पार्टी में उस परिवार की एक्सेप्टेबिलिटी है, आपको और मुझको क्या बात आपत्ति? अगर उनको गांधी परिवार के साथ रहना है, कोई आपत्ति नहीं। हाँ तो एक सुमित जी,
सुमित जी सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूं, लोकतंत्र में विपक्ष की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है जी। जब विपक्ष कमजोर होगा तो परेशानी होगी हर नागरिक को, लोकतंत्र को भी। और कांग्रेस ने ऐसा नकारात्मक रवैया अपनाया हुआ है, इतने कमजोर हो गए हैं कि हर चीज का विरोध करना और विपक्ष। ठीक है, अगर मैं आज की तारीख की लोकसभा की बात करूं तो कांग्रेस के कुल 16 सांसद ऐसे हैं उनकी टोटल स्ट्रेंथ में से जो वंशवाद के प्रतीक है। 31% होते हैं कांग्रेस की टोटल स्ट्रेंथ का। भारतीय जनता पार्टी के पास 67 सांसद ऐसे हैं जो टोटल स्ट्रेंथ का 22% हैं जो वंशवाद के नुमाइंदे हैं, यानी इनके माँ या बाप या परिवार में कोई ना कोई कभी विधायिका में किसी ना किसी रोल में रह चुका है। ये आंकड़े बहुत साफ कहते हैं कि परिवारवाद को लेकर राजनीतिक पार्टियों में लगभग इसी तरह की तस्वीर पेश की गई है। लेकिन गौरव भाटिया, मैं आपके पास आता हूँ, ये बताइए मुझे, आपने सिर्फ एक नाम लिया ब्रेक के उस जब हम पहले चर्चा कर रहे थे। वो पहले भी बोल रहे थे, आपको तो मेरे पास आना चाहिए था। अरे मैं आपके पास भी आ जाऊंगा, दोनों के पास आऊंगा, दोनों के पास ही आ जाऊंगा, डोंट वरी। गौरव, ऐसे में समय जाया हो जाएगा, ऐसे में समय जाया हो जाएगा। गौरव, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, आपने सिर्फ एक नाम लिया मनमोहन सिंह का, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री और पीवी नरसिम्हा राव, ये दो एक और प्राइम मिनिस्टर हैं जो गांधी नेहरू परिवार से नहीं थे। इनको तो आप अलग करके देखेंगे ना, तो कम से कम ऐसा भी एग्जाम्पल्स हैं। और मनमोहन सिंह के वक्त भी सोनिया गांधी को बनाने के लिए पूरी पार्टी पीछे पड़ी थी, वो नहीं बनी, उन्होंने मना किया, चाहे जो भी वजह रहे, उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो ये एग्जाम्पल्स तो आपके उस बात को गलत साबित करते हैं ना कि प्रधानमंत्री केवल गांधी परिवार का व्यक्ति ही बन सकता है। नहीं सुमित जी, मैंने आपको एक आंकड़ा दिया और उसको आप वेरीफाई भी कराइएगा। मुझे पता है आप वेरीफाई कराते हैं तथ्यों पे, तो मैं भी गलत नहीं होता हूँ। 55 साल सत्ता में रहे, 38 साल गांधी परिवार का सदस्य रहा, 10 साल मनमोहन सिंह जी जो डमी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके सलाहकार खुद किताब लिखते और कहते हैं कि वो फाइलें सोनिया गांधी जी को लेके जाते थे, दिखाते थे, अप्रूवल लेते थे। तो बड़ी बात क्या है, आप क्या इसे गलत कहते? 23 साल में गांधी परिवार के सदस्य के अलावा कोई अध्यक्ष बना है क्या कांग्रेस पार्टी में? ये तथ्य सही है ना। लेकिन मैं अंत करूंगा इस बात पे। देखिए, आंकड़ों की बात हो रही थी, ये बेरोजगारी का मुद्दा बीच में ले आई। सुमित जी, किस तरह से देखिए इनकी शतुर्मुर्ग वाली अप्रोच रहती है। सीएमआई का लेटेस्ट डेटा है, बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा कहां है आपको मालूम है? राजस्थान में 27.1% और उत्तर प्रदेश में 4.9%। ठीक है, और जो बेरोजगार राजस्थान में थे वो लखनऊ गए, कांग्रेस हेडक्वार्टर पे प्रदर्शन कर रहे थे। महिलाओं पे, क्राइम पे राजस्थान में 5,997 बलात्कार होते हैं, उत्तर प्रदेश की तुलना में 6 गुना ज्यादा। लेकिन प्रियंका वाड्रा गांधी, राहुल गांधी वहां पे बलात्कार की बात नहीं करती। और मैं ये भी गर्व से कह सकता हूं कम से कम कि जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, एक भी बलात्कार हो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बलात्कार, हत्या, डकैती, जितने अपराध थे संगीत, उनमें भारी कमी आई है। ठीक है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री है जो कम से कम कार्य सुप्रिया श्रीनेर को जवाब का मौका देंगे। सुप्रिया, सुना आपने, हर मुद्दे पर आप फेल रहे। मूर्खता की बात है। मैं इसका जवाब देना चाहती हूं, मैं तो इंतजार कर रही थी हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात कब करेंगे, क्योंकि जब मोदी जी से पूछा गया उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में तो उन्होंने कहा देखिए कुंभ का आयोजन हुआ था, वहां तो किसी की जेब भी नहीं मारी गई। अरे कहां से काटते किसी की जेब साहब, आप डाका डाल रहे हो ना जेबों पर, जेब पर तो डाका आप डाल रहे हैं लोगों की, आम आदमी की तो जेबें कटती कहां से कुंभ में। छोड़िए उस बात को। जब कानून व्यवस्था की उत्तर प्रदेश में बात होती है तो हाथरस, उन्नाव, लखीमपुर जैसे भीषण अपराधों के बारे में कौन बोलेगा? मैं बीच में नहीं बोलना चाहता, बट आंकड़े दे दीजिए। मैं बीच में नहीं बोलूंगा, आंकड़े दीजिए। आप प्लीज बीच में मत बोलिए, आप बोलने तो चाहिए। आप बोलिए, आंकड़े दीजिए। मैं आंकड़े दे रही हूँ ना, तुम इस बात का आप जवाब दो ना, बीच में मत बोलिए आप, प्लीज बीच में मत बोलिए, थोड़ा धैर्य रखिए। तुम करके बात मत करिए, आंकड़े दीजिए। 5,997 रेप हैं राजस्थान में, 2019 का एनसीआरबी डेटा। मक्खियां उधड़ रही है, सुनो तो, बात तो सुनो भाई, मक्खियां उधड़ रही है, सुनो। हाथरस जब हुआ तू तो करके उत्तर प्रदेश की सारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने, ऐसे हम आपको बता सकते हो वहाँ नाबालिग बच्चे के साथ क्या हुआ था, बताइए। सुमित जी, आप छोटे रेप अशोक गहलोत कहते हैं, बताइए। ये थोड़ी ना उत्तर प्रदेश के हाथरस में जब रेप हुआ, चुप रहिए, बीच में मत बोलिए,
बोलने दीजिए मुझे। आंकड़ों की बात करिए। होती आ जाते अलवर में क्या हुआ, जयपुर में क्या हुआ, एक मिनट लॉ एंड ऑर्डर पे मैं कल फिर आप दोनों को बुला लेता हूँ, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। ऐसे मर्यादा में रहिए ना प्लीज। सुप्रिया जी मर्यादा में रहिए। सुप्रिया जी मैं कब कह रहा हूँ कि टाइम नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मर्यादा में रहिए, मर्यादा में, शब्दों का चयन, भाव का चयन प्लीज मर्यादा में रखिए। प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस, यू हैव 30 सेकेंड। सुमित जी जब ये बोले तो मैं बिल्कुल चुप रही, जब ये बोले तो मैं बिल्कुल चुप रही। ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं बोलूंगी हाथरस पर, और इसलिए बोलूंगी क्योंकि 2:30 बजे रात को अकेले अंधेरे में मिट्टी के तेल से लड़की को उत्तर प्रदेश में फूंक दिया जाता है। जब यहाँ के उत्तर प्रदेश में जब चीरहरण होता है तो इनकी आंखों पे पट्टी क्यों बन जाती है जी? काय पट्टी बांध लेते हो आंखों पर? तो हमारी जब यहाँ पर लड़के प्रदर्शन करते हैं बीच में मत बोलिए, मत बोलिए बीच में। मैं माफी चाहूंगा नहीं, दिस इज नॉट डन, सॉरी, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, दिस इज नॉट डन, मैं आई वोंट एक्सेप्ट दिस। थैंक यू सो मच गौरव, थैंक यू सो मच सुप्रिया। राजस्थान में भी बलात्कार हुआ बच्ची के साथ, और हाथरस में भी गलत काम हुआ यूपी में। सारी दुनिया ने देखा, सारी दुनिया जानती, किसी से छुपा नहीं है। कोई भी यहाँ पर ये नहीं कह सकता है कि उसका स्टेट जो है वहाँ पे रामराज्य है। दोनों जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर परेशानी रही है, और दोनों पार्टियों के मुखियाओं को अपने अपने मुख्यमंत्रियों को ये कहना होगा कि जनता का भरोसा जीतना है तो ऐसे काम नहीं चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना ही होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।